नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए क्या मेथड है वो देखा है। अगर अब फर्स्ट ऑर्डर की जगह पे आपके पास टर्म्स लाइक d3y/dx³ ये दिखाई दे रहा है, या फिर d4y/dx⁴, d2y/dx², ये टर्म्स अगर आती है तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है वो अब हम देखेंगे। उस केस में भी हमारे पास अभी भी सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। लीनियर मतलब क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये है कि आपके पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो प्रेजेंट रहेगा, उसकी पावर आपकी हमेशा होनी चाहिए 1 के इक्वल। ठीक है, तो यही वाली डिफरेंशियल इक्वेशन हम देखने वाले हैं जहां पे आपके हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है उसकी पावर 1 है। मतलब अगर मान लो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हो गया? 4 टाइम्स हो गया, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म an and so on up to a naught is equal to q. ठीक है, where q is a function of x, q is a function of x and an minus 1, an minus 2 up to a naught all are constants. ठीक है, जनरल फॉर्म में मैंने क्या लिखा है? सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर इसका क्या है? कोई जनरल ऑर्डर एन ऑर्डर है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, ठीक है, हायर ऑर्डर हो गया लीनियर। लीनियर है कि नहीं है? लीनियर है, क्योंकि सबकी पावर क्या है आपकी? 1 के इक्वल है, और साथ साथ में आपके पास y फंक्शंस या फिर y के डिफरेंशियल्स का आपस में मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, तो ये लीनियर है। उसके बाद हमने ये चीज नोटिस करी है कि सारे जो कोफिशिएंट्स है, कौन से कोफिशिएंट्स? जो डिफरेंशियल की जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब ये वाले जो कांस्टेंट्स, ये वाले जो मैंने एज लिखे हैं वो सारे क्या है? वो कांस्टेंट है। तो इस केस में बेसिकली आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अभी हम सिर्फ वही बात करने वाले हैं जब आपके कोफिशिएंट्स जो है डिफरेंशियल्स के वो कांस्टेंट होंगे। मतलब ये जो मैंने सारे एज लिखे हैं वो सब कांस्टेंट्स है, दे आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन एक्स और वाई। ठीक है, तो बेसिकली हमारा टॉपिक ये है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये तो जनरल फॉर्मेट हो गया, आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जनरल फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं d/dx को डिनोट करती हूँ विद कैपिटल D, ठीक है, मैंने क्या किया? d/dx को कैपिटल D से अगर डिनोट करते हैं तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगी an इंटू, ये हो जाएगा d⁴n, क्योंकि d2/dx² किस में चेंज हो जाएगा? d² में। सिमिलरली d3/dx³ किस में चेंज हो जाएगा? d³ में, सो ऑन। तो यहाँ पे अगर nth टाइम डेरिवेटिव है तो d⁴n में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास किसका डेरिवेटिव है? y का डेरिवेटिव, y आ जाएगा। फिर an minus 1 d⁴n minus 1 अगेन y। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? an minus 2 d⁴n minus 2 अगेन y, एंड सो ऑन अप टू विच पॉइंट? a नॉट इंटू y भी है यहाँ पे, a नॉट इंटू y। ठीक है, a नॉट इंटू y इज इक्वल टू q। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करते हो इस इक्वेशन में y जो है वो एक सभी टर्म में कॉमन है, तो y को बाहर निकाल लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगा an dn an minus 1 dn minus 1 सो ऑन अप टू a नॉट। कॉमन हमने क्या निकाला है? y, और इक्वल टू q। ठीक है, अब अगर ये d जो है, इस d को मैं अगर वेरिएबल मानूं, d को अगर मैं वेरिएबल मानूं तो इस पूरी क्वांटिटी को, ये पूरी क्वांटिटी एक्चुअली क्या मिल रही है मुझे? एक पॉलिनॉमियल के फॉर्म में मिल रही है। तो इस पूरी क्वांटिटी को आई कैन राइट एज सम फंक्शन ऑफ d, सम फंक्शन ऑफ d, क्योंकि एज तो सारे कांस्टेंट्स हैं। सम फंक्शन ऑफ d इनटू y इज इक्वल टू q, वेयर f of d is a polynomial in
कैपिटल डी। ठीक है, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, हम जस्ट ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन थी जिसमें बार बार आपको डी बाई डी एक्स बहुत बार लिखना पड़ रहा था, उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये अगर आप नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट आपको बुक्स में इसी तरह का फॉर्मेट मिलेगा। इक्वेशन जो है वो इस फॉर्मेट के बजाय आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डी का मतलब क्या है। ठीक है, तो एफ ऑफ डी क्या आ गया मेरे पास, पॉलिनोमियल इन डी आ गया। अभी तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अभी हमारे पास जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी हायर ऑर्डर की, वो मैंने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिख ली है। ठीक है, अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन मतलब बेसिकली यहाँ पे आपके पास क्या आने वाला है, सॉल्यूशन का मतलब फंक्शन आता है। फंक्शन यहाँ पे कौन सा आएगा, वाई फंक्शन आएगा। तो वाई जो आएगा वो दो फॉर्म में आएगा, एक तो होता है वाई पी आई और एक होता है वाई सी एफ। अब ये वाई पी आई और वाई सी एफ क्या है, वाई पी आई इज नोन एज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल, वाई पी आई इज नोन एज पर्टिकुलर इंटीग्रल, और वाई सी एफ को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली सॉल्यूशन जो है वो दो टर्म्स से मिलके बना है। दो कौन से टर्म्स है, पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ। तो बेसिकली अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, फिर सी एफ निकालना होगा, तभी आप सॉल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, तो नाउ आपके पास दो केसेस बन जाते हैं। पहले आपको निकालना है सी एफ देन पी आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर सी एफ। सी एफ की बात करते हैं, सी एफ कैसे निकालना है। फॉर कैलकुलेटिंग सी एफ आपको जो पॉलिनोमियल आया था एफ ऑफ डी, उसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, ये एक मेथड है, इसका पूरा एक डेरिवेशन है, बट ऑब्वियसली हम डेरिवेशंस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो डेरिवेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, आप उसको देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड भी नहीं है। रिक्वायर्ड क्या है कि हमको सीएफ निकालना आना चाहिए। सीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है एफ ऑफ डी एज 0। एफ ऑफ डी 0 नहीं है, एक्चुअली एफ ऑफ डी 0 नहीं है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू है, बट सीएफ निकालने के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0। अब ये एफ ऑफ डी मैंने क्या बोला था, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है डी के रेस्पेक्ट में। जब आप इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, और उस इक्वेशन के कुछ रूट्स होंगे। ठीक है, रूट्स मतलब डी की कुछ पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज आ जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि किस डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बन रहा है तो 2 रूट्स आ जाएंगे, थर्ड डिग्री है तो 3 रूट आ जाएंगे, एंड सो ऑन। तो मतलब इस इक्वेशन को जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो आपको क्या मिलेंगे, रूट्स मिलेंगे। रूट्स मतलब डी की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। अब इन रूट्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि सीएफ किस फॉर्मेट का होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 केसेस बन जाते हैं, रूट्स के 4 केसेस बन सकते हैं। या तो ये हो कि रूट सारे ही रियल हो और अनइक्वल हो, रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, जैसे ए बी सी कुछ वैल्यू 1 2 -1 3। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो जाएगा जहां पे रूट सारे रियल है और अनइक्वल है। दूसरा केस जहां पे रूट्स आपके रियल तो है बट सेम है, जैसे कि अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और रूट्स दोनों आ रहे हैं -2 एंड -2, तो उस केस में आपका सीएफ जो है वो कुछ अलग बनेगा। देन थर्ड केस बनता है जब आपका रूट्स है जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स हैं और अनइक्वल है। और सिमिलरली फोर्थ बनेगा आपका जब रूट्स कॉम्प्लेक्स है बट इक्वल है। ठीक है, तो वो हम 4 केसेस जो बनेंगे उसको देख लेते हैं, और फिर हम पीआई में जाएंगे। पीआई कैसे निकालना वो फाइंड आउट करेंगे, और क्वेश्चंस फिर हम साथ ही में सभी के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रूट्स के नेचर के अकॉर्डिंगली सीएफ कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले केस 1 में मैंने आपको बोला है कि रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स आपके सभी रियल है और अनइक्वल अगर है तो उस केस में आपका सीएफ क्या होगा। सो बेसिकली रूट्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल रूट्स मेरे पास आ रहे हैं डी इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। ठीक है, 3 रूट्स कंसिडर कर लेते हैं फॉर नाउ। तो इस केस में आपका सीएफ जो है वाई सी एफ दैट इज गिवन बाय C1
e टू द पावर अल्फा टाइम्स x प्लस C2 e टू द पावर बीटा टाइम्स x प्लस C3 e टू द पावर गामा टाइम्स x। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन रहेगा अगर आपके अल्फा बीटा गामा क्या है, रियल रूट्स है और तीनों ही रूट्स अनइक्वल है। ठीक है, तो ये केस 1 आपका हो गया जब आपके रूट्स अनइक्वल है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है YCF किस कंडीशन में किस तरीके से आप निकालोगे। नेक्स्ट केस 2। केस 2 क्या है, जब आपके रूट्स रियल है, स्टिल रूट्स आर रियल बट इक्वल है। रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। मान लो रूट्स जो है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक रूट्स एज अल्फा एंड वापस आपके पास सेम रूट आ रहा है अल्फा, देन बीटा एंड देन अगेन यू हैव बीटा, मतलब 4 रूट्स हैं जिसमें से ओनली दो रूट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में आपका जो YCF है दैट इज गिवन बाय C1 प्लस XC2 into e to the power अल्फा x। एक और रूट ले लेते हैं, यहाँ पे बीटा भी कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, बीटा जो है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इस तरीके की कंडीशन है। ठीक है, तो पहले अल्फा के लिए आपके पास ये टर्म आने वाला है। ठीक है, उसके बाद बीटा क्योंकि 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो पहले आ जाएगा C3, देन आ जाएगा x टाइम्स C4, देन आ जाएगा x स्क्वायर टाइम्स C5 और फिर इससे मल्टीप्लाइड होगा आपका e टू द पावर बीटा टाइम्स x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टर्म्स इंक्रीज होते जाएंगे। अगर यहाँ पे 4 टाइम्स कोई रूट रिपीट होगा तो यहाँ पे C3 प्लस XC4 प्लस x स्क्वायर C5 फिर x क्यूब C6, इस तरीके से टर्म्स जो है वो आपके ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द मेथड व्हेन योर रूट्स आर रियल बट इक्वल। नेक्स्ट केस 3, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो हमारे पास एफ ऑफ डी क्या है, एक पॉलिनॉमियल है जिसको हम इक्वल टू 0 पुट करके उसके रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर डी की वैल्यू मेरे पास आती है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, एक रूट अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो कॉन्जुगेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा भी एक रूट होना चाहिए। अंडरस्टूड ना? अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक रूट है तो डेफिनेटली आपका अल्फा माइनस आयोटा बीटा दूसरा रूट होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये दोनों रूट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस केस में एक और रूट कंसिडर कर लेते हैं हम। लेट्स से दिस इज योर d इक्वल टू अल्फा 1 प्लस माइनस आयोटा बीटा 1 और 2 मोर रूट्स आर देयर लाइक दिस। ठीक है, अब इस केस में आपके पास जो CF आएगा वो CF का फॉर्मूला होता है C1 cos इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट रूट प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट अगेन ऑफ फर्स्ट इंटू x, और यहाँ पे आपके पास आएगा e टू द पावर बीटा 1 इंटू x। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन में आपको उल्टा हो गया, यहाँ पे रियल आएगा और यहाँ इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी पार्ट लेंगे, यहाँ पे चेंज कर लेना, बीटा वन यहाँ आएगा और अल्फा 1 जस्ट यहाँ से कंपेयर कर लो। e टू द पावर अल्फा x, यहाँ पे अल्फा रियल है, सिमिलरली e के साथ हमेशा रियल पार्ट आना चाहिए, तो इसलिए मैंने e के साथ रियल पार्ट लिया है। क्या लिया है? अल्फा 1 लिया है। और बीटा क्या है आपका? बीटा इमेजिनरी पार्ट है जो कि साइन और कॉस के टर्म्स के साथ इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली ये तो सिर्फ किसके लिए हुआ है? ये टर्म जो है वो सिर्फ इन दोनों के लिए आया है, इन दोनों के लिए भी एक टर्म ऐड करना है, तो वो वाला हो जाएगा C3 cos, अगेन इमेजिनरी पार्ट इज बीटा 2 इंटू x प्लस C4 साइन इमेजिनरी पार्ट बीटा 2 इंटू x इंटू e टू द पावर अल्फा 2 इंटू x। ये आपका टोटल आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर दीज 4 रूट्स। 4 रूट्स है यहाँ पे,
प्लस माइनस, तो 2 और 2 का कॉम्बिनेशन है। 4 रूट्स के लिए आपके पास ये आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट केस देख लेते हैं आप, केस 4। रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल, रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल। तो इस केस में लेट्स से आपके पास रूट्स हैं d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, प्लस माइनस तो आना ही आना है, अगर प्लस रूट है तो माइनस डेफिनेटली आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ जो दूसरे रूट्स है वो भी सेम है, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा अगेन। ठीक है, तो टोटल 4 रूट्स है और उनमें रिपीट हो रहे हैं मतलब। ठीक है, तो CF कितना हो गया बाय CF इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया था, इमेजिनरी पार्ट लिया था, कॉस और साइन के साथ सेम चीज करेंगे, बट सेम यहाँ पे जैसे किया था C1 प्लस एक्स C2, यहाँ पे भी वही चीज करेंगे, C1 प्लस एक्स टाइम्स C2 ऑफ कॉस बीटा एक्स, फिर C3 प्लस एक्स टाइम्स C4 ऑफ व्हाट, साइन बीटा एक्स। ये तो आपका कॉस और साइन वाला टर्म हो गया। फिर आपके पास आ जाएगा e टू द पावर अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद ही करने हैं, इनमें कोई लॉजिक बिठाना तो पॉसिबल नहीं है, बट यस आपको याद करने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। ठीक है, कोई ज्यादा लॉजिक लगाना नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला एंड सॉल्व दिस। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड। मैं आपको रैंडमली आपको केस नहीं बताऊंगी कौन सा केस लग रहा है, आपको पहले केस डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको CF बताना है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट तो प्लीज आस्क। फाइंड CF, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर ऑल ऑफ दीज। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमको रूट्स निकालने हैं और रूट्स के अकॉर्डिंगली आपको CF बताना है। तो पहले देखते हैं, इसको D में कन्वर्ट कर दे तो ये d² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D और यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ डी इज इक्वल टू 0 पुट करना रहता है, तो एफ ऑफ डी मैंने 0 पुट कर दिया। रूट्स के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 3। ठीक है, प्लस माइनस b² माइनस 3² प्लस सॉरी माइनस 4a और c डिवाइडेड बाय 2a। क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 9 माइनस 16, 9 माइनस 16 कितना होता है, 9 माइनस 16 डिवाइड बाय 2। 9 माइनस 16 इज नथिंग बट 7, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 2। तो मतलब रूट्स कैसे हैं, रूट्स आपके आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स है और अनइक्वल रूट्स है। ठीक है, एक 2 रूट्स है कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इस केस में बनेगा वो हो जाएगा y CF इज इक्वल टू, ठीक है, C1 कॉस ऑफ, कॉस में क्या लेते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट लेंगे। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, अंडर रूट ऑफ 7/2। इमेजिनरी पार्ट है अंडर रूट ऑफ 7/2 इंटू एक्स प्लस C2 साइन, अगेन इमेजिनरी पार्ट इज अंडर रूट ऑफ 7/2 इंटू एक्स एंड मल्टीप्लाइड विद e पावर इज 3/2, क्योंकि 3/2 आपका क्या है, रियल पार्ट है, और इंटू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बी। ठीक है, क्वेश्चन बी क्या है, d² प्लस 6d प्लस 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 2x। तो बेसिकली आपका एफ ऑफ डी क्या है, d² प्लस 6d प्लस 8, और इसको आपको 0 के इक्वेट करना होता है फॉर सॉल्विंग पर्पस। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दिया मैंने 0 के। अब क्या आ रही है वैल्यूज, डी की वैल्यूज बताएं, रूट्स क्या आ रहे हैं डी के, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो बेसिकली ये 36 है, ये भी 36 है, ये तो हो जाएगा 0, सॉरी 32 है ये, सॉरी फॉर दैट। तो ये 36 है, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 8 मतलब 32। तो माइनस 6 प्लस माइनस 32, 36 माइनस 32 इज 4, अंडर रूट 4 इज 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2। तो पहला केस आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2 मतलब -4, -4 डिवाइड बाय 2 इज -2, देन -6 -2 मतलब -8, -8 डिवाइड बाय 2 इज
4। ठीक है, तो आपके पास रूट्स कौन किस तरीके से आ रहे हैं? रूट्स आ रहे हैं आपके इस केस में रियल एंड अगेन अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट्स ऐसे आपको दिखेंगे, तो उस केस में आपका YCF क्या हो जाएगा? YCF इज C1 e टू द पावर फर्स्ट रूट इज -2x प्लस C2 e टू द पावर सेकेंड रूट इज -4x। क्वेश्चन C d स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर C पार्ट। इसके रूट्स पहले d की वैल्यूज कितनी आएंगी? d स्क्वायर प्लस 1, फैक्टर क्या है इसके? d स्क्वायर प्लस 1 अगेन d स्क्वायर प्लस 1 इंटू d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब पहला रूट हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दूसरा रूट d स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड तीसरा इज d माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया d इक्वल टू 1, यहाँ से आ d स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो मतलब d कितना हो जाएगा? प्लस माइनस ऑफ व्हाट? प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ -1, मतलब प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, d स्क्वायर प्लस 1 का सोल्यूशन d स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर आपको अंडर रूट करना है दोनों साइड इक्वेशन में, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो बेसिकली आपके पास आ रहा है प्लस माइनस आयोटा। सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। कितने रूट्स हो गए? 2 रूट्स, 1 रूट, टोटल 5 रूट्स। कैसे तरीके के रूट्स है? यहाँ पे आपके पास कॉम्प्लेक्स रूट्स भी है और कॉम्प्लेक्स में इक्वालिटी भी है, तो कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स भी है। उसके बाद एक रियल रूट भी है। तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा कौन से केसेस को? केस 1 एंड केस 4 को। सबसे पहले रियल रूट की बात कर लेते हैं। तो रियल रूट के लिए आपके पास YCF क्या आ जाएगा? रियल रूट के लिए YCF इज गिवन बाय C1 e टू द पावर रूट इज योर 1 ओनली, तो 1 इंटू x। अब इमेजिनरी में आ जाते हैं। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए पहली बात, इमेजिनरी रूट्स क्या है? रिपीटेटिव है, मतलब C1 प्लस C2x टाइप का आपका रूट आएगा। तो C2 प्लस C1 यहाँ आ चुका है, तो C2 प्लस x C3 इंटू कॉस ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज 1 ओनली, तो 1 इंटू x। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट इज 1, आयोटा के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 है। फिर उसके बाद वापस C4 प्लस x C5 इंटू साइन ऑफ अगेन 1 इंटू x, और फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए? e टू द पावर व्हाट? e टू द पावर क्या आएगा? टेल मी। e टू द पावर हमको पता है e के साथ क्या आता है? रियल पार्ट आता है। इस रूट्स के लिए रियल पार्ट क्या है? यस, इस रूट के लिए रियल पार्ट 0 है, तो यहाँ पे e टू द पावर 0 टाइम्स x आएगा, और जिसका फिजिकली कोई मतलब नहीं है उसका मतलब होता है 1। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया है कैसे हमको CF फाइंड आउट करना है। तो अगर कोई हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, तो सॉल्यूशन के पार्ट्स में 2 पार्ट्स हमने देखे हैं। पहला पार्ट CF होना चाहिए, दूसरा पार्ट PI होना चाहिए। CI डिपेंड्स अपॉन के रूट्स क्या आ रहे हैं, तो रूट्स के लिए हमने 4 केसेस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू फाइंड PI। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको वापस सेम चीज है, आपके पास f ऑफ d इंटू वॉट y इज इक्वल टू q। ये आपका जो था क्या था? ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके f ऑफ d इंटू y इज इक्वल टू q फॉर्मेट में लिखा था। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आप यूज करते हो वो होता है y pi इज इक्वल टू, सेम चीज हम इस f ऑफ d को ले जाएंगे डिनोमिनेटर में इंटू q। ठीक है, f ऑफ d को डिनोमिनेटर में ले गए 1 बाय f ऑफ d इंटू q। नाउ PI कैसे निकालना है वो डिपेंड करता है कि आपका Q जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे Q जो है वो एक फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ x तो है, बट क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये अलजेब्रिक फंक्शन है? तो उस टाइप ऑफ द फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपका केसेस बनते हैं कि PI क्या हो सकता है। ठीक है,
तो पहला केस ये बनता है कि अगर आपका q जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के केस में। सो केस 1 इज व्हेन q इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। q इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब क्या है कि q आपका इस टाइप का है, q इज इक्वल टू समथिंग e टू द पावर m into x, ठीक है। m इज सम कोएफिशिएंट ऑफ दैट x, ठीक है। तो इस टाइप का आपका फंक्शन है q टू द पावर q टू द पावर m into x, और लेट से a ले लेते हैं यहाँ पे, q is equal to e to the power ax. Okay, now we know that ypi is given by 1 by f of d into q की जगह हमारे पास क्या है, e to the power ax है, तो हमने ax सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब इस केस में अगर आपको pi निकालना है तो pi की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू a डायरेक्टली। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे, जो तो मतलब क्या है, f of d आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहाँ पे d आपका अननोन है, उस d की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वल टू a, दैट विल बी योर pi, ठीक है, दैट विल बी योर pi। सो बेसिकली यू कैन राइट लाइक दिस, ypi is equal to 1 by f of d and d is equal to a into e to the power ax, ठीक है, अंडरस्टूड। मतलब आपको चेक करना है q अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा तो डायरेक्टली आप d को a के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड यू विल फाइंड आउट दिस, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी जब आप f of d में d इज इक्वल टू a डाल दो और f of d की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उस केस में अगर ये 0 आ गया तो ये तो अनडिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगा, बट सॉल्यूशन तो कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता। वाई, क्योंकि हम y क्या निकाल रहे हैं, सेट ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं, फंक्शन निकाल रहे हैं, वो कभी अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। तो इस केस में जब आपका f of d at d इक्वल टू a इज 0, तब आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। फॉर्मूला जो बन जाता है वो होता है 1 बाय ypi इज इक्वल टू x into a to the power x divided by f dash d, and you have to substitute d as a here, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे हमने कुछ लॉपेटल्स रूल का ही हमने थोड़ा एप्लीकेशन किया है। यहाँ पे क्या आ रहा था, अनडिफाइंड आ रहा था। अनडिफाइंड जब भी आपको मिलता है हम क्या करते हैं, लॉपेटल्स रूल लिमिट कुछ यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि जब आपका f of t at d इक्वल टू a 0 आ रहा है, तब आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज करना है ये वाला। इस कंडीशन में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जहां पे ypi इज इक्वल टू x इंटू e टू द पावर ax डिवाइड बाय f डैश d। f डैश d मतलब डिफरेंशिएशन करना है आपको वन टाइम f of d का, एंड फिर सब्स्टिट्यूट करना है आपको d इज इक्वल टू a वाला, ठीक है। अब अगर सिमिलरली यहाँ पे ये हो जाता है कि f डैश d भी आपका 0 आ रहा है, ठीक है, तो एक और केस ये बन जाता है जब आपका f डैश d एंड f of d दोनों एट d इज इक्वल टू a पे 0 के इक्वल हो रहे हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल हो रही है एट d इज इक्वल टू a। तब उस केस में आपका ypi इज गिवन बाय x स्क्वायर e टू द पावर ax डिवाइड बाय f डबल डैश d, और यहाँ पे d की वैल्यू अगेन a। तो मतलब ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, x क्यूब x टू द पावर 4 जब तक आपका डिनोमिनेटर जो है वो नॉन जीरो क्वांटिटी नहीं बन जाता, ठीक है। तो ये था पहला केस 1 हमने डिस्कस किया है जब आपका q एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। इसके एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और बाकी के सारे केसेस भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। तो वी विल स्टॉप द क्लास हियर राइट नाउ। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की रेगुलरली विद द क्लास, ताकि आपकी डाउट्स कंटिन्यूसली सॉल्व होते रहे, ठीक है। तो आई गेस आज के लिए कोई डाउट्स नहीं है, तो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।